सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हमने प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा का एक नया बैच प्रारंभ किया है, जिसमें आप सभी लोग जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम फिजिक्स का सिलेबस स्टार्ट करेंगे। आज की इस पहले वीडियो में आपके जो भी डाउट्स होंगे, अपन आज की क्लास कंप्लीट होने के लास्ट के जो 10-15 मिनट होंगे, उसमें आपके जो डाउट्स होंगे उनका अपन समाधान करेंगे। कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। आप लोग सबसे पहले तो अपने फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर जो 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं वहाँ पे जाएंगे, और वहाँ पे जाने के बाद में आपको नीचे क्वालिटी ऑप्शन मिलेगा। उस क्वालिटी के ऑप्शन में जाएंगे तो नीचे आपको एक एडवांस का ऑप्शन मिलेगा। एडवांस पे जा कर के आप 720p का जो ऑप्शन है उसको आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको एक अच्छा रेजोल्यूशन, अच्छी विजिबिलिटी क्लियर आएगी, और ये काम आप लोगों को हमेशा करना है। दूसरा, आप अपने पास एक रफ नोटबुक और एक पेन रखें। जो बोर्ड पे मैं लिखवाऊंगा वो सब आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो सब आप लोगों को PDF नोट्स क्लास के बाद में उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। नोट्स बनाने की आपको अभी ज़रूरत नहीं है। क्लास के दौरान आप पूर्ण मनोयोग से केवल क्लास को सुने, देखें और समझें। जो भी प्रश्न आप लोगों से किए जाते हैं उनका आप सॉल्यूशन करके, उनको रफ कॉपी में सॉल्व करके, और उसका जो आंसर है वही आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। बाकी सारी चीज़ें आप लोगों को लिखने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों तक मेरी जो आवाज़ है वो बहुत अच्छे से पहुंच पा रही होगी। उसके बाद में अपन क्लास शुरू करेंगे। सबसे पहले आप मेरे को एक बार कमेंट लिख के बता दें कि आपको आवाज़ और विजिबिलिटी का आज के सेशन में कोई इशू नहीं है। अपना पहला क्लास है, हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम्स आप लोगों को फेस आ जाए, लेकिन धीरे धीरे जब गाड़ी रफ्तार पकड़ लेगी तो हमारे सामने ये जो सारे इश्यू रहेंगे वो भी आपको फेस करने को नहीं मिलेंगे। फिजिक्स का सिलेबस तो आप सब लोगों ने पढ़ लिया होगा। सिलेबस में 10 टॉपिक दे रखे हैं, और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों के ऊपर अपने को चर्चा करनी रहेगी। फिजिक्स का जो सिलेबस है, जो 10 टॉपिक दे रखे हैं, मैंने पिछले 2 जो आपके पेपर हुए थे लैब असिस्टेंट के, उनका जब मैंने मूल्यांकन किया तो पाया गया कि इन टॉपिकों से जुड़े हुए आसपास के जो कोई टॉपिक्स हैं उनके संबंधित प्रश्न भी यहाँ पे पूछे गए हैं। सबसे पहली बात, जब आप लोग इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो फिजिक्स के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि आपने जो 12th क्लास के अंदर तैयारी करी थी वो पैटर्न बिल्कुल अलग है, कंपटीशन का पैटर्न बिल्कुल अलग रहेगा। इसके अंदर थ्योरेटिकल प्रश्न जो हैं, डायरेक्ट जो प्रश्न हैं वो बहुत कम पूछे जाते हैं। इसके ऊपर एप्लीकेशन क्वेश्चन जो हैं और न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो ज़्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं। तो सबसे बड़ा फोकस जो है वो हमारा न्यूमेरिकल्स के ऊपर रहेगा। तो आप लोगों को ये जो जितने भी फॉर्मूले आपको नोट्स के अंदर मिलने वाले हैं उनको आपको लेना है, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स के ऊपर प्रयास करना है। चलिए आज की क्लास अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना जो टॉपिक रहेगा उसमें हम पढ़ेंगे दृढ़ पिंड के बारे में। जो आप लोगों की रिजिड बॉडी होती है उसके बारे में अपन बात करेंगे। रिजिड बॉडी क्या होती है बताएं, देखें रिजिड बॉडी क्या होती है। आपको कमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको इन प्रश्नों का उत्तर है वो अपने आप से समझना है। आज की अपन बेसिक क्लास शुरू करेंगे। पहले दिन अपन इस क्लास को इतने बड़े लेवल पे नहीं लेके जाएंगे कि आप सब लोग डिस्टर्ब हो जाएं कि सर हमें ये तो बहुत मुश्किल काम है। इस तरह का इश्यू आप लोगों के सामने नहीं आना चाहिए। रिजिड बॉडी क्या होती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। मुख्य रूप से जब अपन अवस्थाओं की बात करते हैं तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहले अपन जानते हैं कि सर ठोस अवस्था होती है, उसके बाद में हम सर जानते हैं कि गैस अवस्था होती है और द्रव अवस्था होती है। लेकिन ठोस अवस्था का मतलब क्या है हम हमारे दैनिक जीवन में जानते हैं। तो ये जो मार्कर जो आपके हाथ में नज़र आ रहा है सर ये भी ठोस है, ये हमारे हाथ में जो फ़ोन है ये भी ठोस है। लेकिन रिजिड बॉडी की, ठोस पदार्थ की एक्चुअल डेफिनेशन ये होती है कि अगर उसके ऊपर बाहर से कितना भी बल लगाया जाए उसकी आकृति में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो आदर्श रूप में यदि हम बात करें तो कोई भी वस्तु है वो आपकी रिजिड बॉडी नहीं होती है, लेकिन जितने भी ठोस पदार्थ होते हैं उनको अपन दृढ़ पिंड मान सकते हैं, क्योंकि सामान्य परिस्थितियों में इनके ऊपर जब बाहर से कोई बल लगाया जाता है तो इनकी आकृति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता। रिजिड बॉडी की बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, इसके बारे में कोई क्वेश्चन नहीं है। क्या आप सब लोगों तक बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है?
सिलेबस जो है वो अपने जो लैब असिस्टेंट का ग्रुप है इसके ऊपर मैं दोबारा एक बार और सेंड कर दूंगा। अभी कुछ मेंबर्स नए जुड़े हैं, एक बार आप मेरे को कंफर्म बता दें कि कोई भी इश्यू नहीं है, आप लोगों तक आवाज़ बहुत क्लियर पहुंच पा रही है और विजिबिलिटी बहुत ठीक है। कोई भी एक कैंडिडेट यहाँ पे मेरे को कमेंट लिख के बता दें, अपन तुरंत उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो रिजिड बॉडी की यदि अपन बात करें तो इनकी अगर हम बात करें कि सर गति कितने प्रकार की होती है दृढ़ पिंडों की, तो मुख्य रूप से जो गति होती है वो आपकी दो प्रकार की होती है। एक होती है स्थानांतरण गति। स्थानांतरण गति क्या होती है? जब कोई वस्तु अपनी जगह छोड़ करके आगे चली जाती है, समय के साथ साथ जब किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है, कोई व्यक्ति चल करके जाता है तो उसे अपन स्थानांतरण गति कहते हैं। और नंबर 2 पे आती है इसकी घूर्णन गति, रोटेशनल जो मोशन होता है, घूर्णन गति के बारे में अपन इसमें चर्चा करने वाले हैं। तो स्थानांतरण गति जो है वो आपके इसके सिलेबस में नहीं है, लेकिन घूर्णन गति जो है वो अपने को यहाँ पे कंप्लीट रूप से पढ़नी पड़ेगी। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ कि मान लीजिए कि ये मेरे पास कोई एक पहिया है और ये पहिया जो है वो घसीट करके आगे की तरफ जा रहा है, यानी घसीटता हुआ आगे की तरफ जा रहा है, यानी इसकी जो गति है वो आपकी स्थानांतरण गति होगी। लेकिन इसी पहिए को यदि मैं इसके डायग्राम के अंदर इस तरह का कोई एक डॉट लगा दूं या कोई एक सिंबल लगा दूं तो आपको पता चलेगा कि सर ये घूर्णन गति कर रहा है, ये अपनी जगह ही घूम रहा है। लेकिन अगर एक कोई पहिया है वो घूमने के साथ साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन भी करता है, आगे की तरफ जाता है, यानी जिस वस्तु में स्थानांतरण गति और घूर्णन गति दोनों एक साथ होती हैं उन्हें अपन कहते हैं लोटनी गति। लोटनी गति, अपने को इनके बारे में बेसिक चर्चा करनी बहुत जरूरी है। एक एक चीज को अपन पढ़ेंगे। हालांकि आपने जब सिलेबस देखा होगा तो सर उसमें तो केवल दृढ़ पिंड लिखा हुआ था, लेकिन इन दोनों गतियों के बारे में भी कई दफा प्रश्न पूछे गए हैं। तो लोटनी गति, एक सबसे बड़ा अहम प्रश्न आता है कि सर चलो इसको मैं नंबर 3 लगा देता हूं कि ये हो जाती है हमारी लोटनी गति। एक और गति होती है सर हमारे पास जो लट्टू होता है, जब आप लोग छोटे बच्चे थे और आप लोगों ने मेले में जा करके वो एक लट्टू घुमाया होगा, लट्टू में क्या होता है कि जब अपन उसको घुमा के छोड़ते हैं तो वो अपनी जगह घूर्णन गति जरूर करता है, अपने एक्स के ऊपर घूमता जरूर है, लेकिन साथ साथ वो चारों तरफ रोटेट भी करता है। उसकी गति के अंदर स्थानांतरण गति का मतलब है कि वो यहाँ से चल करके दूर नहीं जाता है, लेकिन वो अपने एक्स के चारों तरफ घूमता भी है। यानी जब वो पहले घूमेगा तो वो कुछ इस तरह से घूमेगा, यानी घूर्णन गति करेगा, और बाद में इसका जो घूर्णन एक्स है वो थोड़ा सा टेढ़ा होकर के और वो इस तरीके से भी घूमता है, और इसे कहते हैं, यानी लट्टू की जो गति होती है इसे कहते हैं पुरस्सरण गति। कई दफा परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है कि लट्टू की जो घूमने की गति होती है वो कौन सी गति होती है, तो ये 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाते हैं। तो लट्टू की जो गति है वो पुरस्सरण गति है। अब बात करते हैं हम स्थानांतरण गति के बारे में। तो स्थानांतरण गति का जो नियम है इसे अपन न्यूटन की गति कहते हैं। स्थानांतरण की जो गति है उसे अपन न्यूटन की गति कहते हैं। न्यूटन की गति के नियमों की यदि हम बात करें तो न्यूटन की गति के 3 अलग अलग नियम हैं। कक्षा 9 के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा, सबसे पहले होता है जड़त्व का नियम, उसके बाद में होता है संवेग संरक्षण का नियम, और नंबर 3 पे आता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अपने को इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये हमारे सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन इन चीज़ों को आपने बहुत छोटी कक्षाओं के अंदर पढ़ा भी होगा। जड़त्व के नियम के बारे में क्या पूछा जा सकता है, कोई भी आपको एक एग्जाम्पल दे दिया जाता है और कहता है कि जड़त्व का नियम कौन कौन सा है, जड़त्व के एग्जाम्पल क्या है। तो जड़त्व में हम जानते हैं कि कोई भी वस्तु है वो अगर स्थिर अवस्था में है तो वो रुकी रहना चाहेगी, और अगर कोई गतिमान है तो वो गतिमान रहना चाहेगी जब तक उसके ऊपर बाहर से कोई बल ना लगे। जैसे मान लीजिए कोई मेरे जैसा आलसी इंसान है, अब वो सुबह उठने का प्रयास नहीं करता है, जब तक घर वाले आकर के उसके लात नहीं मारते हैं, धक्का नहीं मारते हैं, तब तक वो अपनी जगह पड़ा रहता है। और यदि कोई एक मेहनती आदमी है, वर्क करने वाला आदमी है, 24 घंटे काम करने वाला है, और घर वाले उसके ऊपर जब तक बहुत बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाएंगे, दबाव नहीं लगाएंगे, तब तक वो हमेशा काम करता रहेगा। तो कोई भी वस्तु है वो रुकी हुई है तो रुकी रहना चाहेगी, और गतिमान है तो गतिमान रहना चाहेगी जब तक उसके ऊपर बाहर से कोई बल ना लगे। अब जड़त्व के नियम में हम जानते हैं कि इसके कुछ एग्जाम्पल्स में हमने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा कि सर जो बस में बैठा हुआ कोई आदमी है और अचानक से बस जब स्टार्ट होती है, अचानक से जब बस स्टार्ट होती है तो अपनी जो बॉडी है, ऊपर की बॉडी है, वो रेस्ट अवस्था में है, स्थिर अवस्था में है। तो अचानक से धक्का लगने से हमारी जो नीचे की बॉडी है जो सीट के कनेक्टेड है वो तो आगे की तरफ चली जाती है और हमें पीछे की तरफ झटका महसूस होता है। इसी तरीके से चलती हुई बस में जब अचानक से ब्रेक लगाया जाता है तो भी हमारी
बॉडी है वो गतिमान अवस्था में होने की वजह से आगे की तरफ झुक जाती है। आपने एक मैं छोटा सा एग्जांपल कहता हूं कि मान लीजिए मेरे पास एक ग्लास है, उस ग्लास के ऊपर एक कार्डबोर्ड रखा हुआ है और उसके ऊपर एक सिक्का रखा हुआ है। अगर मैं बहुत तीव्र गति से झटके के साथ उस कार्डबोर्ड के ऊपर बल लगाऊंगा तो वो गत्ता जो है, कार्डबोर्ड जो है, वो आगे चला जाएगा और वो जो सिक्का ऊपर रखा हुआ था वो गिलास के अंदर गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर रखा हुआ जो सिक्का है वो स्थिर अवस्था में है। तो जनरली ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि वो सिक्का है वो गिलास में गिरेगा, आगे गिरेगा या पीछे गिरेगा, तो जड़त्व के नियम के अनुसार वो गिलास के अंदर गिर जाएगा। ये छोटी छोटी चीजें अपन आज के सेशन में ज्यादा वर्कलोड नहीं लेने वाले, बेसिक चीजों से अपन चर्चा करते हैं ताकि आप थोड़ा सा फिजिक्स के साथ वापस कनेक्ट हो जाएं। इसके बाद में आपने देखा होगा कि कंबल जब अपन झड़काते हैं, अरे अब आ दिवाली को सीजन आने वाला है तो ये दिवाली के सीजन में सौ मोटो काम आपनो साफ सफाई को रहना है। तो इसमें अपन क्या करेंगे, एक तो हम कंबल झड़काएंगे और दूसरा गांव में आपने देखा होगा कि लोग चारपाई जो होते हैं उसको भी झड़काते हैं। तो उसको झड़काने के लिए क्या करते हैं, एक हाथ में लाठी लेते हैं जिसे अपन धूल की भी बोलते हैं, आप समझते हैं सारे हमारे क्षेत्र के बच्चे। तो उस जब चारपाई को जब अपन झड़काते हैं तो उसके अंदर से मिट्टी के कण जो हैं वो बाहर की तरफ निकलते हैं। तो बेसिकली वहाँ पे दो तरह की रिएक्शंस होती हैं। पहले अपन बात करते हैं जड़त्व के नियम की। तो जब आप कंबल के ऊपर डंडा मारेंगे तो ये जो बल लगेगा वो केवल कंबल के ऊपर लगेगा, तो कंबल तो आगे की तरफ निकल जाएगी और उसके अंदर जो फंसे हुए रेत के कण थे वो स्थिर अवस्था में है, वो बाहर आ जाएंगे क्योंकि उनके ऊपर तो बाहर से कोई बल लग ही नहीं रहा, वो तो रेस्ट में रहना चाहेंगे। और जैसे ही पृथ्वी की तरफ से ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो उन्हें अपनी तरफ खींच लेगा। यानी कंबल को झड़काने पर उसका साफ होना गति के कौन से नियम के ऊपर आधारित है, तो ये जड़त्व के नियम के ऊपर आधारित है। तो जड़त्व का नियम सिंपल हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। नंबर 2 पे आता है संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का जो नियम है उसके अंदर ज्यादा एग्जाम्पल हमें देखने को नहीं मिलते हैं। इसमें आप लोगों के पास आवेग का भी एक फॉर्मूला लगता है। इन सब चीज़ों के बारे में अपन थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे क्योंकि ये सब हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। संवेग संरक्षण के नियम की बात करें तो आपने देखा होगा कि जब क्रिकेट, आजकल आईपीएल का मैच भी चल रहा है और आप में से जो बॉयज़ हैं वो ज़्यादातर क्रिकेट को पसंद भी करते हैं। तो क्रिकेट में बेसिकली क्या होता है कि जैसे स्टार्ट करते हैं उसके बाकी बातें बाद में करेंगे। तो स्थानांतरण गति जो है इसके अंदर 3 नियम होते हैं, इसे अपन न्यूटन की गति कहते हैं। पहला जो नियम होता है वो हमारा जड़त्व का नियम होता है। नंबर 2 पे जो होता है वो हमारा संवेग संरक्षण का नियम होता है। और नंबर 3 जिसे आप लोग जानते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। क्रिया प्रतिक्रिया का जो नियम है इसके ऊपर आधारित कई सारे सवाल जो हैं वो यहाँ से पूछे जाते हैं। तो ये जड़त्व की नियम हो गया, न्यूटन की गति के 3 नियम हो गए। अब हम बात करें कि न्यूटन की जो गति है इसके बारे में यदि हम इसके समीकरणों की बात करेंगे जो कि आज की इस क्लास में बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। न्यूटन के 3 नियम जो हैं, गति के 3 नियम हैं, इनके बाद में आपने गति के 3 समीकरण पढ़े होंगे। गति के 3 समीकरण क्या क्या होते हैं एक बार मेरे को बता दें। गति के 3 इक्वेशन कौन कौन से होते हैं, किस किस को पता है कि गति के 3 समीकरण ये होते हैं सर, बोलो। गति का जो पहला समीकरण है क्या होता है, v = u + at। v जो है वो हमारा अंतिम वेग होता है, u जो है वो प्रारंभिक वेग है, a है वो त्वरण है और t है वो समय है। अपन फालतू की बातों के ऊपर चर्चा नहीं करेंगे, जो आप लोगों की चीज़ें क्लियर हैं। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास पेन है, इस पेन को जब मैं ऊपर से छोड़ता हूँ तो अभी पेन मेरे हाथ में है तो इसका वेग 0 है, इसे हम प्रारंभिक वेग कहेंगे। और जैसे अपन इसे छोड़ेंगे तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की वजह से ये नीचे की तरफ जाएगा और धीरे धीरे इसका वेग बढ़ता जाएगा। कोई गाड़ी है वो अभी 50 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है और अचानक से हम उसका एक्सेलरेटर दबा दें, उसकी जो रेस जिसे हम बोलते हैं उसको हम दबा दें तो उसकी जो स्पीड है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो जाती है। तो प्रारंभ का वेग और अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग को हम u से लिखते हैं और अंतिम वेग को हम v से लिखते हैं और a होता है वो त्वरण होता है। अब आप में से बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा कि सर ये त्वरण क्या होता है। त्वरण यदि मैं बात करूं तो आप लोगों ने बाइक पे बैठे हो, बाइक पे जब अपन बैठते हैं तो बाइक रुकी हुई रहती है स्थिर अवस्था में। कोई कोई तो टावर हुशार होने जगह चालती पर भी बैठ जा, उनको हम बाद में छोड़ देते हैं क्योंकि उनकी जो क्षमता है, उनके जो नियम हैं उनकी अभी खोज नहीं हुई है। प्रारंभ में हमारी जो बाइक है वो रुकी हुई है तो उसका वेग 0 है। और जब आप एक्सेलरेटर दबाते हैं, क्या कहते हैं उसे, एक्सेलरेटर दबाते हैं, तो अचानक से वेग में ये जो वृद्धि हो रही है
इसे हम त्वरण कहते हैं। और या फिर नियत वेग से दौड़ रही कोई गाड़ी है और अचानक से वो ब्रेक लगा दे तो धीरे धीरे उसका वेग क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो वो ऋणात्मक त्वरण होता है। जब वेग बढ़ता है तो उसे धनात्मक त्वरण, और वेग कम होता है तो उसे अपन ऋणात्मक त्वरण कहते हैं। ओके, तो इसके ऊपर बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में। हालांकि हमारे लैब असिस्टेंट के अंदर रिजिड बॉडी के अंदर गति का पहला समीकरण नहीं है, लेकिन फिर भी अपन कभी आगे दीपावली की छुट्टियां आएंगी, उनके ऊपर अपन विशेष क्लासें रखेंगे और उनके ऊपर अपन यहाँ से न्यूमेरिकल पोर्शन भी करेंगे, क्योंकि लैब असिस्टेंट में तो हालांकि ये सिलेबस नहीं है, लेकिन फिर भी ये चीजें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर 3 पे अपन चलते हैं, तो गति का दूसरा नियम आता है, गति का दूसरा समीकरण S इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो S जो है वो यहाँ पे विस्थापन को प्रदर्शित कर रहा है। गाड़ी ने चलना शुरू किया, कुछ देर चली तो कितनी दूरी उसने पार करी, उसे अपन विस्थापन की बात करते हैं। U अगेन आपका प्रारंभिक वेग है, T है। ये सब चीजें पढ़नी इसलिए जरूरी है क्योंकि ये घूर्णन गति के अंदर काम आने वाली है, इसलिए अपन पहले इनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। नंबर 3 की बात करें तो नंबर 3 इक्वेशन होता है v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये तीसरा समीकरण हो गया, ठीक है। अब इन तीनों समीकरणों को यदि मैं गति के घूर्णन गति के अंदर जोड़ने का प्रयास करूंगा, उससे पहले मैं आप लोगों को तीनों चीजें बता दूंगा, विस्थापन क्या होता है, वेग क्या होता है और त्वरण क्या होता है, लेकिन ये तीनों चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। अब अपन चलते हैं घूर्णन गति के अंदर, और घूर्णन गति में अपन सबसे पहले इनके बारे में पढ़ते हैं। घूर्णन गति में यदि हम चर्चा करें तो आप सबसे मैं पूछना चाह रहा हूं कि कोणीय विस्थापन जो है वो किस तरह की राशि है। आप लोगों ने कहां तक पढ़ लिया होगा इसको, अपन वापस थोड़ी सी चर्चा करते हैं। कोणीय विस्थापन जो है वो एक मात्रकहीन राशि है, इसका कोई मात्रक नहीं है, लेकिन रेडियन पूरक मात्रकों में आपने पढ़ा होगा कि कक्षा 11 में जब आपने चैप्टर शुरू किया था तब आपने देखा होगा कि मूलभूत भौतिक राशियां होती हैं, व्युत्पन्न राशियां होती हैं और उनके बाद में पूरक राशियां होती हैं। तो पूरक राशियों की कैटेगरी के अंदर आप लोगों का रेडियन आता है। आपने 2 कोण पढ़े होंगे वहां पे, एक सरल कोण पढ़ा था और एक वहां पे आपने घन कोण पढ़ा था। तो पूरक मात्रक इसका रेडियन होगा, लेकिन दोनों ऑप्शन यदि आपको मिलते हैं तो आप इसका मात्रक जो है वो आप रेडियन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि इसकी विमा क्या होगी। बताएं, देखिए इसकी विमा क्या होगी। विमा की यदि अपन बात करें तो कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या मीटर अपॉन मीटर होता है, मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाता है। और जब अपन विमा लिखते हैं तो विमा तो भाई साहब हम केवल मूल मात्रकों के रूप में लिखते हैं। मूल मात्रक कितने होते हैं हमारे, त्रिज्या। चाप होता है उसे भी हम मीटर में लिखते हैं, त्रिज्या है उसे भी हम मीटर में लिखते हैं। मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाता है, तो जब मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो गया तो ऐसा ही मात्रक जो है वो इसका मात्रकहीन होता है। लेकिन कोण जो है उसे हमने कक्षा 11 में 2 और राशियां पढ़ी थी, पूरक राशियां, जिसमें एक हमने सरल कोण पढ़ा था और एक हमने घन कोण पढ़ा था। घन कोण के अंदर उसके साथ में जो आपका सरल कोण था उसका मात्रक रेडियन होता है। तो यदि कोणीय विस्थापन का परीक्षा में प्रश्न आता है कि इसका मात्रक क्या है, तो रेडियन ऑप्शन है तो 100% रेडियन रहेगा, मात्रकहीन है अकेला तो मात्रकहीन रहेगा। लेकिन अगर ये दोनों ऑप्शन आपको प्रश्न में नजर आते हैं तो आप 100% इसका मात्रक रेडियन करके आएंगे। इसके बाद में अपन बात करते हैं इसकी विमा की। विमा क्या होती है, वापस सर चाप बटा त्रिज्या मीटर अपॉन मीटर, और विमा में हम क्या लिखते हैं, 7 मूल भौतिक राशियां होती हैं हमारे पास। लंबाई, द्रव्यमान, समय 3 चीजें, टेम्परेचर 4, विद्युत धारा 5, ज्योति तीव्रता 6 और पदार्थ की मात्रा जिसे हम मोल में लिखते हैं। 7 मूल भौतिक राशियां होती हैं। तो मूल भौतिक राशियों के रूप में लिखना ही विमा कहलाता है। तो सर यहाँ पे तो मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो गया, जब मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो गया तो इसकी विमा क्या होगी, ये एक विमाहीन राशि होती है। इसके बाद में एक बहुत अहम प्रश्न जो है वो ये है कि विस्थापन जो है, रेखीय गति का विस्थापन जो है, आप लोगों ने पढ़ा होगा जिसका मात्रक मीटर होता है, वो रेखीय गति का विस्थापन है, वो एक सदिश राशि होता है। लेकिन 90% बच्चे इस प्रश्न को गलत करके आते हैं। कोणीय विस्थापन की यदि हम बात करें तो मेरा प्रश्न आपसे है कि ये अदिश राशि है या सदिश राशि है। कोणीय विस्थापन देख करके आपको आइडिया नहीं लगाना है। आज दिन तक आप लोगों ने जो कुछ भी पढ़ रखा है उसके आधार पर मेरे को आप इसका आंसर दीजिए कि अगर आप परीक्षा में बैठे होते और कोणीय विस्थापन आपसे पूछ लेता कि ये किस प्रकार की राशि है,
अदिश राशि है, सदिश राशि है, किस प्रकार की राशि है, तो आप लोगों का आंसर क्या होता? मैं आप सभी के यहाँ पे कमेंट है वो चाहूंगा। राहुल कुमार सर सदिश राशि है, श्याम प्रजापत सर अदिश राशि है। बेटा ऑप्शन तो दो ही है, दो में से एक आना है। आधा जना सल्ट लियो, आधा जना अदिश कह दो, आधा जना सदिश कह दो, लेकिन हमारा उद्देश्य तुक्का मारना नहीं है, हमारा उद्देश्य है तीर मारना। अगर लग जाए तो तीर और ना लगे तो तुक्का, वो वाली कहावत आप सार्थक मत करो, आपको 100% बताना है। मैं आपको बिल्कुल क्लियर कहानी बताऊंगा यहाँ पर। देखो, विस्थापन जो है वो अदिश और सदिश दोनों में काउंट किया जाता है। अगर अल्प विस्थापन है, सुनना मेरी बात को बहुत ध्यान से, अगर अल्प विस्थापन है, बहुत थोड़ा सा विस्थापन है, तो इसे हम सदिश राशि में काउंट करेंगे। लेकिन अगर आपसे परीक्षा में आ जाए कि कोणीय विस्थापन किस प्रकार की राशि है, जब तक अल्प विस्थापन नहीं लिखा जाए तब तक आप उसे अदिश राशि मानकर ही लिखेंगे। क्लियर है? तो इस तरह के विशेष प्रश्न निकाल करके हम आप लोगों के लिए लेके आएंगे। जो चीजें आती हैं, गति के नियम हैं, ये सब आप लोग जानते हैं, पढ़ भी लेंगे। आप लोगों ने 12th पास आउट कर लिया है, इतने मैच्योर भी आप लोग हो गए हैं, इन प्रश्नों का उत्तर निकालना भी आप लोगों को आ गया है। तो ये एक अल्प विस्थापन होगा तो अपन इसे सदिश लिखेंगे, अन्यथा अदिश लिखेंगे। तो कोणीय विस्थापन में कोई भी प्रश्न आपका यहाँ पे नहीं है। अब सुनना, छोटे छोटे मैं प्रश्न आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं कि इस तरह के प्रश्न जब आप लोग बताएंगे तब मैं मानूंगा कि आपको कोणीय विस्थापन जो है वो कंप्लीट हो गया। हम एक एक टॉपिक लेकर के चलेंगे, एक एक टॉपिक अपन धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। उस टॉपिक से संबंधित कोई भी प्रश्न जो है वो हमारा बाकी नहीं रहना चाहिए। सुने ध्यान से कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी अपने एक्स के ऊपर, इसका आवर्तकाल कितना होता है? पृथ्वी का आवर्तकाल, पृथ्वी का आवर्तकाल बताइए। पृथ्वी जो है वो किस तरह की गति करती है? पृथ्वी अपने एक्स के ऊपर घूर्णन गति करती है और सूर्य के चारों तरफ स्थानांतरण गति भी करती है। लेकिन हम बात कर रहे हैं इसकी घूर्णन गति का आवर्तकाल। तो घूर्णन गति का जो आवर्तकाल है t बराबर, वो होता है सर 24 घंटे। बहुत ध्यान से सुनना, 24 घंटे। पृथ्वी अपने एक्स के ऊपर 24 घंटे में 360 डिग्री या फिर 2 पाई का कोण बनाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि 6 घंटे में कोणीय विस्थापन कितना होगा, पृथ्वी का कोणीय विस्थापन कितना होगा, बताइए। पृथ्वी का 6 घंटे में कोणीय विस्थापन कितना होगा? सर 360 डिग्री का एंगल 24 घंटे में बनाती है, तो 6 घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, बताएं। 24 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है, यानी एक पूरा रोटेशन लेके आती है। तो 12 घंटे में आधा घूमेगी, 6 घंटे में उससे भी आधा घूमेगी, यानी ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। लेकिन डिग्री एक मात्रक नहीं है। कोणीय विस्थापन का मात्रक मैंने आप लोगों को बता दिया, क्या होता है? रेडियन होता है। और आप जानते हैं कि 90 डिग्री को रेडियन के फॉर्मेट में π/2 लिखा है। और हो सकता है कि ऑप्शन में आपको π/2 ना भी मिले, हो सकता है कि आपको ऑप्शन में π/2 ना मिले, तो क्या होगा सर? पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 3.14 और बट्टा में हम लगा देंगे इसका 2 का भाग लगा देंगे, क्योंकि पाई की वैल्यू 3.14 होती है, इसमें 2 का भाग हम लगा देंगे। तो इसके आगे आप लोग मात्रक लिख देना, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो डिग्री में आप लोगों को इसका आंसर जो है वो नहीं देना है, डिग्री में आपको इसका आंसर नहीं देना है, आपको इसका आंसर जो है वो रेडियन में देना है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। केवल कोणीय विस्थापन से संबंधित कोई भी प्रश्न यहां पर नहीं छूटा है। कोणीय विस्थापन में केवल आपको इतनी सारी चीजें हैं। आपको कोणीय विस्थापन में ये बातें समझनी होंगी कि एक थीटा का मान जब पूरा चक्र बनाएगा, पूर्ण चक्र जब तैयार किया जाता है तो ये 360 डिग्री का कोण बनाता है। इसे हम 2 पाई भी लिखते हैं और 2 गुणा 3.14 की वैल्यू लिख करके अपन इसे रेडियन में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कोणीय विस्थापन का जो टॉपिक है वो आप लोगों का कंप्लीट हो गया है। जिन जिन बच्चों को कोणीय विस्थापन में कोई भी डाउट है वो आप पूछ सकते हैं। इनके जो नोट्स हैं वो आप लोगों को PDF के फॉर्मेट में भेज दिए जाएंगे, उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलिए अब अपन आगे चलते हैं। कोणीय विस्थापन के बाद में अपना अगला टॉपिक है कोणीय वेग। क्या सब लोगों को बिल्कुल क्लियर है कोणीय विस्थापन? चलो
कोणीय विस्थापन के बाद में अपन चलते हैं कोणीय वेग के ऊपर। अच्छा, कोणीय विस्थापन जो है इसका सर रेखीय गति के साथ क्या संबंध है? रेखीय गति में आपने विस्थापन को s से लिखा था और घूर्णन गति में आप विस्थापन को थीटा से लिख रहे हैं। अब अपन बात कर लेते हैं पहले कोणीय वेग की, और कोणीय वेग को अपन किससे लिखेंगे? ओमेगा से लिखने वाले हैं, ठीक है। कोणीय वेग क्या होता है? वही विस्थापन में परिवर्तन की दर। कौन सा विस्थापन? कौन सा विस्थापन? कोणीय विस्थापन। आपको लिखना होगा यहां पर कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर। अगेन O को केंद्र मानना है। प्रारंभ में आप P पॉइंट पर हैं, कुछ समय बाद आप Q पॉइंट पे चले जाते हैं। कितने समय में? डेल्टा T समय में। मान लीजिए यहाँ पे आपका समय T1 है, यहाँ पे आपका समय T2 है। एंगल कितना बनेगा? डेल्टा थीटा। विस्थापन कितना होगा? S। तो कोणीय विस्थापन बटा समय, कोणीय विस्थापन कितना हो गया सर? डेल्टा थीटा। समय कितना हो गया? डेल्टा टी। तो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी जो है वो आपका कोणीय वेग कहलाता है। चलिए बात करते हैं हम इसके मात्रक की। तो मात्रक क्या होगा? मात्रक सर ऊपर तो हमारे पास थीटा है यानी रेडियन है, अपॉन में इसका सेकंड लग जाएगा। वीमा के बारे में कौन बताएगा? फटाफट बता दो मेरे को, कोणीय वेग की वीमा क्या होने वाली है? बताएं, कोणीय वेग की वीमा क्या होने वाली है? फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ लिया, मात्रक आप लोगों ने पढ़ लिया, तो इसके आधार पर वीमा आप लोगों ने निकालनी सीखी होगी। 12th क्लास में जब आपने पूरी फिजिक्स पढ़ी है तो डेफिनेटली वीमा तो आपने कक्षा 11 में निकालनी सीखी थी, तो वीमा निकालना तो आप लोगों को यहाँ पे आना चाहिए। 12th की फिजिक्स है, उसमें तो मुझे भी पता है कि आप लोगों ने जब हमारे चैनल पे तैयार करी है तो बेसिक चीज़ें तो हमारी तैयार हैं ही सही। अपन न्यूमेरिकल पोर्शन के ऊपर चलेंगे। 11th क्लास में हमें थोड़ा सा समय इसलिए लगेगा क्योंकि फंडामेंटल्स आप लोगों के क्लियर नहीं है। कोमल कंवर कह रही है कि सर क्लियर नहीं दिख रहा है। बेटा विजिबिलिटी चेक करने के लिए मैंने आपको बताया है, ऊपर 3 डॉट्स हैं, वहां पे जाकर के क्वालिटी में चेक करेंगे, एडवांस में जाकर के 720 के ऊपर आप फिक्स कर लेंगे, आपको क्लियरिटी है वो बहुत अच्छे से क्लियर आ जाएगी। रेडियन, सर रेडियन की तो वीमा होती नहीं है, तो इसमें लंबाई तो होगी नहीं, समय बटा में लिखा हुआ है, तो m की पावर 0, l की पावर 0 और t की पावर -1 होने वाली है। अच्छा बता दीजिए ये किस प्रकार की राशि है? सदिश राशि है। यदि सदिश राशि है तो डेफिनेटली इसकी दिशा भी होगी, इसकी दिशा भी होगी। अब मेरे को इसकी दिशा चाहिए, कोणीय वेग की दिशा क्या होती है? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो कोणीय वेग की दिशा मेरे को बता सकते हैं? मैं मान जाऊंगा कि आपकी तैयारी है वो सॉलिड है, यानी काफ़ी अच्छे लेवल पे आप लोगों ने तैयारी कर रखी है, आपको फिजिक्स में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप इसकी दिशा बताने में सक्षम नहीं होंगे तो सचेत हो जाना बेटा जी कि अभी आपकी तैयारी है वो 0 लेवल पे है और इसे हमें आगे लेके के जाना है। बताइए इसकी दिशा क्या होगी? कोणीय वेग की दिशा क्या होगी? जब मैं बता दूंगा तो याद रहेगा ही रहेगा, और मैं कुछ इस तरीके से बताऊंगा कि आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, याद रहना मजबूरी हो जाएगी, हमें याद रखना नहीं पड़ेगा। बताइए, बहुत बढ़िया। राहुल कुमार कह रहे हैं कि सर दिशा अलग अलग होगी, बहुत बढ़िया, दिशा अलग अलग होगी, चलिए बड़ी अच्छी बात है। सुरेश जाट कह रहे हैं कि सर ये तो अदिश राशि है। बिल्कुल नहीं, ये अदिश राशि नहीं है, डेफिनेटली कोणीय वेग एक सदिश राशि है, ये बात आपको मान के चलना है। यही वजह है कि हमारी जो फिजिक्स है वो आप लोगों को बाकी बच्चों से बेहतर बनाएगी। कोणीय वेग के ऊपर चर्चा करना ही महत्वपूर्ण उद्देश्य नहीं है, ऐसे प्रश्न निकाल करके लाना है जो आप लोगों को समझ में नहीं आते हैं। गति के नियम, गति के समीकरण, ये सब चीजें आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। चलिए मैं बात करता हूं। कक्षा 12 में जब आप लोगों ने
चुंबकीय क्षेत्र का टॉपिक पढ़ा था, तब आपने कहा था कि ऑरस्टेड ने एक बात कही थी। मैं छोटा सा आपको पिछले टॉपिक से कनेक्ट करना चाहूंगा, पिछला जितना भी आप लोगों के पास ज्ञान है उससे कनेक्ट करना चाहूंगा। तो ऑरस्टेड ने कहा था कि जब किसी चालक में धारा बहती है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यदि धारा की दिशा आपको पता हो तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालने के लिए आपने क्या किया था? सर हमने वही थम्स अप वाला हाथ लिया था। थम्स अप वाले हाथ में क्या किया था? अंगूठे की डायरेक्शन में हमने चालक तार में बहने वाली धारा को रखा था और मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती थी। ऐसा कुछ ही तो किया था। एग्जैक्टली वही दाहिना हाथ आपको आज फिर काम में लेना है। दाहिना हाथ देखें, आपको अपने दाहिने हाथ की जो अंगुलियां हैं उनको प्रारंभिक बिंदु से शुरू करना है और अंतिम बिंदु की तरफ लेके जाना है। और ये जो अंगूठे की डायरेक्शन है ये आपके कोणीय वेग की दिशा होगी। इसकी दिशा निकालने के लिए राइट हैंड लो रूल काम में लिया जाएगा, दक्षिण हस्त का नियम काम में लिया जाएगा। तो अब इसके अंदर ये पार्टिकल है वो या तो क्लॉकवाइज जा सकता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा सकता है, या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा सकता है। यदि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा तो आपको प्रारंभिक बिंदु से शुरू करना है, अंगूठा पृष्ठ के अंदर की तरफ जाएगा। और यदि आप एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो पी पॉइंट से शुरू करके क्यू की तरफ जाना है, अंगूठा बाहर की तरफ जाएगा। यही दो दिशाएं हैं वो आपके चुंबकीय क्षेत्र की तरफ जाएंगी। नहीं आया समझ में? तो आपके पास कोणीय वेग की दो ही दिशाएं होंगी। ये वही दिशाएं हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है, या तो पृष्ठ के लंबवत बाहर या अंदर की तरफ। यदि ये पृष्ठ के लंबवत बाहर आए यानी आप एंटी क्लॉकवाइज चलें तो इसकी जो वेग की दिशा है इसे हम पॉजिटिव लेंगे। और यदि हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो अंगूठा हमारा पृष्ठ के अंदर की तरफ होगा, इसकी डायरेक्शन है वो से अपन नीचे की तरफ लेंगे। तो सदिश के अंदर यदि अपन दिशा की बात करें तो अपन लिखेंगे घूर्णन एक्स की दिशा। अब घूर्णन एक्स की दो दिशाएं हो सकती हैं, लंबवत बाहर या लंबवत अंदर की तरफ। तो कोणीय वेग एक सदिश राशि है और इसकी जो डायरेक्शन है वो घूर्णन की दिशा के ऊपर निर्भर करती है। आई थिंक आपको कोणीय वेग का टॉपिक कंप्लीट हो गया होगा। चलिए अब अपन कोणीय वेग के ऊपर संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ते हैं कोणीय वेग के बारे में। अच्छा एक चीज और, यहां पे मैं आप लोगों को रेखीय वेग भी साथ में क्लियर करवा देता हूं। रेखीय वेग भी साथ में क्लियर करवा दूंगा, सुनना मेरी बात। एक पॉइंट यहां पे P सरफेस पे है और एक पॉइंट अंदर है, इसका नाम A है और इसका नाम B है। दोनों एक घूर्णन x के चारों तरफ रोटेट हो रहे हैं। मेरे को बताएं कि A का और B का किसका कोणीय वेग ज्यादा होगा, किसका कम होगा? कोणीय वेग, ध्यान दें, कोणीय वेग किसका ज्यादा होगा और किसका कम होगा? पॉइंट A और पॉइंट B के बारे में बता दें मेरे को। पॉइंट A और पॉइंट B ये घड़ी के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस तरीके से घूमेंगे। कोणीय वेग A और B का किसका ज्यादा होगा? बताएं, कोणीय वेग किसका ज्यादा होगा? आप सबके कमेंट्स लेने के लिए मैं तैयार हूं, फटाफट बता दीजिए मेरे को कोणीय वेग किसका ज्यादा होगा। दो पार्टिकल हैं, A है और B है, ये इसके साथ साथ घूर्णन x बिंदु O के चारों तरफ घूर्णन गति कर रहे हैं। किसका कोणीय वेग ज्यादा होगा और किसका कम होगा? बेसिक पॉइंट्स लेकर के हम लोग चल रहे हैं। इसके बाद में अपन न्यूमेरिकल्स के ऊपर भी चलेंगे, लेकिन आप एक क्लास के अंदर कम से कम थोड़ी बहुत बेसिक फंडामेंटल्स पे आ जाओ। ये सारी चीजें जो मात्रक वाली चीजें हैं, मात्रक है, इसका सूत्र है, इसकी परिभाषा है, ये आपको हर बुक में हर जगह मिल जाएंगी। लेकिन ये जो इसकी डायरेक्शन वाली चीजें हैं, इन तरीके की जो बातें हैं वो आप लोगों को इनसे बाहर लेके जाएंगे। एक बात बताओ मेरे को भाई साहब, आप लोगों में से बहुत सारे ने कहा कि A का पॉइंट ज्यादा होगा, किसी ने कहा B का ज्यादा होगा। चलो मेरे को एक बात बता दो आप, अगर इस लाइन को मैं यहाँ पे रखता हूँ, एक बंदे को B पे बिठाता हूँ, एक को A पे बिठाता हूँ, जैसे जैसे ये पहिया घूमेगा, क्या इस स्थिति पर आने पर B ने और A ने समय अलग अलग लिया क्या? बताओ मेरे को। यहां से ये घूम रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, इस पॉइंट Q पर पहुंचेंगे तो क्या दोनों इस लाइन के ऊपर एक साथ नहीं पहुंचेंगे? डेफिनेटली दोनों एक लाइन पे एक साथ पहुंचेंगे। दोनों के द्वारा यहाँ पे बनने वाला कोण क्या होगा? बराबर होगा। लिया गया समय क्या होगा? बराबर होगा। इसलिए घूर्णन गति में
प्रत्येक कण का कोणीय वेग हमेशा समान रहेगा। घूर्णन गति में प्रत्येक कण का कोणीय वेग, चाहे वो कोण, चाहे वो पॉइंट है वो इसके एक्स के नजदीक हो या फिर इससे दूर हो, दोनों का कोणीय वेग समान रहेगा। लेकिन दूसरा प्रश्न ये है कि ये दोनों पार्टिकल जो हैं इनका रेखीय वेग जो है वो बराबर होगा या अलग अलग होगा। रेखीय वेग क्या होता है? रेखीय वेग होता है चली गई दूरी बटा समय। अब B पॉइंट है वो यहां से लेके यहां तक आएगा और A पॉइंट है वो यहां से लेके यहां तक आएगा। A पॉइंट ज्यादा दूरी चलेगा, B पॉइंट कम दूरी चलेगा, टाइम दोनों को बराबर लगेगा। तो दोनों की विस्थापन ले लीजिए, दो बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी होता है। तो किनारे की तरफ, पहिए की परिधि की तरफ घूर्णन एक्स से ज्यादा दूर जो पार्टिकल होगा वो उसी समय में ज्यादा दूरी चलेगा। ज्यादा दूरी चलेगा तो इसका रेखीय वेग ज्यादा होगा। तो वी ए है दैट इज ग्रेटर देन वी बी होगा। वी ए का रेखीय वेग ज्यादा होगा और बी का रेखीय वेग कम होगा। लेकिन यदि मैं कोणीय वेग और कोणीय वेग दोनों पार्टिकल की बात करूं तो दोनों ही पिंडों का कोणीय वेग क्या रहेगा? समान रहेगा। क्लियर है? दोनों का कोणीय वेग है वो समान रहेगा, लेकिन दोनों का जो रेखीय वेग है वो आपका बराबर रहने वाला है। वी ए है दैट इज ग्रेटर देन वी बी एंड ओमेगा ए है दैट इज इक्वल्स टू ओमेगा बी रहेगा। क्लियर है? तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। जो पार्टिकल घूर्णन एक्स से जितना ज्यादा दूर होगा उसका रेखीय वेग उतना ही ज्यादा होगा। आई थिंक आप लोगों को ये कहानी बहुत अच्छे से क्लियर होगी। रेखीय वेग और कोणीय वेग की कहानी कंप्लीट हो गई। चलिए इसके बाद में अपन इसके कुछ प्रश्न पढ़ते हैं, इसके कुछ सवाल पढ़ते हैं। चलो इसके कुछ अपन सवाल क्लियर करते हैं। ये सब आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है, नोट्स में आप लोगों को सब कुछ मिल जाएगा। अभी आपको इनमें से कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? चलिए, घड़ी सबने देखी है। इसमें 3 सुई होती हैं। एक होती है सेकंड की सुई, एक होती है मिनट की सुई और एक होती है भाई साहब घंटे की सुई। नहीं आया समझ में? घंटे की सुई। बताइए इसका कोणीय वेग क्या होगा, मिनट की सुई का कोणीय वेग क्या होगा और घंटे की सुई का कोणीय वेग क्या होगा? कोणीय वेग का फॉर्मूला होता है सर विस्थापन बट्टा समय, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, विस्थापन बट्टा समय। बताएं एक बार किसका वेग ज्यादा होगा, किसका वेग कम होगा, किसका कितना होगा? वैल्यू भी चाहिए मुझे इनकी केवल मान जो है वो भी मुझे निकालना है, क्योंकि प्रश्न यहां से क्रिएट होता है। कोणीय विस्थापन एक चक्र पूरा करेगा तो ये भी 2 पाई एंगल बनाएगा। मिनट की सुई जब एक चक्र पूरा करेगी तो 2 पाई बनाएगी और सेकंड की सुई जब चक्कर पूरा करेगी तो 2 पाई का एंगल बनाएगी। इसे चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा? सेकंड की सुई को एक राउंड कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा? 60 सेकंड लगेंगे। मिनट की सुई को एक राउंड कंप्लीट करने में 60 मिनट लगेंगे। 1 मिनट में 60 सेकंड और 60 मिनट लगेंगे। घंटे की जो सुई है इसका कोणीय वेग मुझे चाहिए। 2 पाई मैंने ऊपर लिख दिया है, बटा में इसकी जो वैल्यू है वो आप लोगों को लिखनी है। फटाफट बता दे मेरे को इसकी वैल्यू क्या आने वाली है। मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग कितना पढ़ पा रहे हैं, कितना समझ पा रहे हैं। उसी के हिसाब से अपन आगे की जो कक्षाएं हैं उनका लेवल तय करेंगे। अपने को किस स्पीड से चलना चाहिए, कौन कौन सी बातें हैं उनके ऊपर अपने को ज़्यादा फोकस रखना चाहिए। आप कितना कुछ समझ पाते हैं इस बात पे हमें ध्यान रखना है। सेकंड की सुई विस्थापन बटा समय 60 सेकंड के अंदर एक राउंड कंप्लीट करती है तो कोणीय विस्थापन 2 पाई हो जाएगा, बटा में 60 हो जाएगा। उसके बाद में मिनट की सुई है वो 2 पाई अपॉन 60 इंटू 60 लग जाएगा। इसका बता दो ना मेरे को। दुर्गेश कह रहा है कि सर सबसे कम ओवर का, फिर मिनट का और फिर सेकंड का। मुझे नहीं पता, मेरे को ये बताओ कि घंटे की सुई का कोणीय वेग क्या होगा। आंसर चाहिए मेरे को। जितने भी बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं फटाफट इसका आंसर बता दें कि घंटे की सुई है इसका कोणीय वेग क्या होगा।
जल्दी करो मेरे लाल, ऐसे काम थोड़ी चलेगा। सो थोड़ी गए हो? अरे अभी सोने का समय थोड़ी है, अभी तो 9, साढ़े 9, 10 बजे का समय है। आपको तो रात को 12 बजे तक पढ़ना होगा। यही वो समय है जो आप लोगों के जीवन का निर्धारण करेगा। ध्यान रहे, 12th क्लास के बाद से लेकर के आने वाले 3 साल का जो समय है वो आप लोगों का जीवन है वो चेंज कर देगा। बताएं, तो घंटे की सुई है वो 2 पाई का एंगल बनाएगी। कितना समय पूरा लगेगा? सर 12 घंटे लगते हैं। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 7 सेकंड होते हैं। मात्रक लगेगा रेडियन अपॉन सेकंड। मात्रक हमेशा ऐसा ही मात्रक ही निकाला जाता है, तो बटा में टाइम जो है, टाइम का ऐसा ही मात्रक है वो अपना सेकंड होता है। तो रेडियन अपॉन सेकंड में हमें इसका मात्रक चाहिए, रेडियन अपॉन सेकंड। जो भी है आपको वैल्यू डायरेक्ट इस फॉर्मेट में लिखनी है। पाई वगैरह के फॉर्मेट में आप जो वैल्यू है या रेडियन का मान 3.14 है वो आप निकालते रहना। जनरली जो परीक्षा के अंदर ऑप्शन है वो आपको कुछ इस तरीके के ऑप्शन देखने को मिलते हैं। अशोक कुमार मेघवाल, सुनील मीना, श्याम प्रजापत, आप सबने आंसर देने का प्रयास किया। टीना शर्मा ने इसका बहुत ठीक आंसर दिया। मैंने कहा था बेटा ऊपर 2 पाई रहेगा और डिवाइड में आप लोगों को इसकी वैल्यू लिखनी है। डिवाइड में वैल्यू कितनी आएगी वही आप कमेंट लिख पाएंगे, ज़्यादा कमेंट लिख नहीं पाते हैं अपन, इसलिए प्रॉब्लम रहती है। चलिए, अगर इतनी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई तो एक अहम प्रश्न इस टॉपिक से जुड़ा हुआ जो जनरली आपको मिलेगा, पृथ्वी का कोणीय वेग क्या होगा? पृथ्वी का कोणीय वेग क्या होगा? बता दें मेरे को। ऊपर जब 1 राउंड कंप्लीट करेगा तो 2 पाई का समय लगता है। ऊपर जब 1 राउंड कंप्लीट करेगा तो 2 पाई का समय लगता, वैल्यू लगती है। बटा में कितना लिखोगे आप लोग? चलो, पृथ्वी का कोणीय वेग कितना होगा इसका आंसर बता दे फटाफट। टंटड़ा, कुछ तो गड़बड़ है भाई, ऐसे पार नहीं पड़ेगी, ऐसे पार नहीं पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा। चलो, किसी का भी आंसर नहीं आया, सब लोग किस लेवल पे जा रहे हैं? भैया ये बताओ, पृथ्वी एक चक्र अपने एक्स पर कोणीय वेग किस में आएगा? घूर्णन गति में आएगा या स्थानांतरण गति में आएगा? घूर्णन गति में आएगा। और पृथ्वी अपने एक्स के ऊपर दिन और रात में एक चक्र तो पूरा करती है यार, 24 घंटे का समय तो लेती है। तो 24 घंटे में एक चक्र पूरा करती है। 24 घंटे में 1 घंटे में मिनट होते हैं 60 और 1 मिनट में सेकंड होते हैं 60, तो इसका मात्रक रेडियन अपॉन सेकंड लगेगा। तो 24 × 60 × 60 से इसे हमें डिवाइड करना होगा। नहीं आया? सबसे महत्वपूर्ण चीज, चलो ये जो आपका कोणीय वेग है, टॉपिक क्या चल रहा है हमारा? कोणीय वेग। कोणीय वेग ओमेगा हम निकाल रहे हैं। बताइए, कोणीय वेग को किस यंत्र से नापा जाता है? कोणीय वेग को जिस यंत्र से नापा जाता है उसका नाम क्या है? कोणीय वेग को टेकोमीटर के द्वारा नापा जाता है। किस मीटर से? टेकोमीटर। टेक दो, टेकोमीटर के द्वारा कोणीय वेग को नापा जाता है। कोणीय वेग को मापने वाला यंत्र क्या है? टेकोमीटर। चलिए, क्लियर है? कोणीय वेग को मापने वाला यंत्र क्या है? टेकोमीटर। अब कोणीय वेग से संबंधित एक और अति महत्वपूर्ण प्रश्न अपन पढ़ने जा रहे हैं। कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध क्या होता है? आप लोगों को इसकी एंगल निकालना तो आता होगा, पाई का मान निकालना तो आता होगा, रेडियन का मान निकालना तो आता होगा, नहीं? चलो आगे चलते हैं। एक वैल्यू लेते हैं अपन, इसके बाद में पाई में इसकी वैल्यू निकालना। ये सब चीजें हैं वो आपको नोट्स के पीडीएफ के फॉर्मेट में मिल जाएंगी, जिसको आपको केवल एक बार रिवाइज करना है। एक बार रिवाइज करते ही आपका काम हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। कोणीय वेग जो है, अगर कोणीय वेग दो तरह के लिखेंगे अपन, एक होगा हमारा प्रारंभिक कोणीय वेग, एक होगा प्रारंभिक कोणीय वेग और एक होगा आपका अंतिम कोणीय वेग। अंतिम कोणीय वेग बता दीजिए मेरे को। प्रारंभिक कोणीय वेग को हम ओमेगा नॉट से लिखते हैं और अंतिम कोणीय वेग को हम ओमेगा से लिखते हैं। एक फैन है, वो अभी बंद है, आपने उसका स्विच ऑन किया है, आपने उसका स्विच ऑन किया है। बताएं उसका कोणीय वेग बढ़ेगा या घटेगा?
चलिए बताइए, कोणीय वेग उसका बढ़ेगा या घटेगा? इतना बता दीजिए मेरे को। जब फैन का स्विच अपन ऑन करेंगे उसका कोणीय वेग है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, बढ़ेगा या घटेगा? राहुल कुमार कह रहे हैं कि सर नोट्स से पीडीएफ बनानी है, पीडीएफ से नोट्स लिखने या नहीं? मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, बढ़िया रहेगा। आप एक कॉपी के अंदर उनको उतारते जाएं। जब आप उतारेंगे, एक बार आप वीडियो में पढ़ लेंगे, एक बार उनको आप जब उतारेंगे तो टॉपिक आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए, जैसे जैसे फैन को आप ऑन करेंगे धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ेगी, एक राउंड पूरा करने में लिया गया समय घटेगा। कोणीय वेग क्या होता है भैया? कोणीय वेग होता है सर थीटा अपॉन डेल्टा टी। जैसे जैसे वो बढ़ेगा, जैसे जैसे गति करेगा, इसके द्वारा एक चक्र पूरा करने में लिया गया समय कम होगा। पहले धीरे धीरे चलेगा तो एक चक्कर पूरा करने में ज्यादा समय लेगा, उसके बाद में एक चक्कर पूरा करने में कम समय लेगा। धीरे धीरे समय का मान घटेगा तो कोणीय वेग बढ़ेगा। स्टार्ट करने पर, क्या है ये? स्टार्ट करने पर, पंखे को जब स्टार्ट किया जाता है और जब चलते हुए पंखे को हम बंद करें, बंद करने पर तो धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतेगा हर एक चक्र को पूरा करने में लिया गया टाइम बढ़ेगा, स्लो हो जाएगा भाई, सीधी सी बात है, उसका वेग क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो जब आप फैन को ऑफ करेंगे तो ओमेगा बराबर थीटा अपॉन डेल्टा टी का फॉर्मूला लगेगा। एक चक्र पूरा करने में लिया गया समय बढ़ेगा, समय बढ़ेगा तो उसका कोणीय वेग घट जाएगा, यानी वेग में परिवर्तन होना। तो प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग आप लोग समझ चुके हैं। प्रारंभिक कोणीय वेग है उसको अपन ओमेगा नॉट से लिखेंगे, अंतिम कोणीय वेग है उसको हम ओमेगा से लिखेंगे। लेके आ जाओ रेखीय गति के अंदर। रेखीय गति के अंदर ये v क्या है? v अंतिम वेग होता है। अंतिम वेग को अपन लिखेंगे ओमेगा से, बराबर u प्रारंभिक वेग ओमेगा नॉट से, प्लस त्वरण। त्वरण को अभी हमने पढ़ा नहीं है, त्वरण को अपन आगे करेंगे। दूसरे समीकरण में आ जाओ, विस्थापन को किससे लिखेंगे हम? थीटा से। u क्या है? प्रारंभिक वेग, तो ओमेगा नॉट से लिखेंगे। टाइम हो जाएगा प्लस 1/2। त्वरण की बात अपन करेंगे, त्वरण अपन अगले टॉपिक में सीखेंगे। v स्क्वायर यानी ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2। a की जगह अपन छोड़ देते हैं, इसकी जगह क्या लिखने वाले हैं? और s जो होता है वो अपना कोणीय विस्थापन होता है, जिसको अपन समझ चुके हैं, थीटा से पढ़ेंगे। तो जितने भी आपने रेखीय गति के समीकरण पढ़े हैं, आप लोगों को याद होगा कि जब आपने गति के समीकरण पढ़े थे तब आपने 11वीं क्लास की फिजिक्स में पढ़ा होगा कि किसी पत्थर को 10 मंजिल की मीनार के ऊपर से छोड़ने पर जब वो नीचे जाएगा कितना समय लगेगा। एक कुएं के अंदर जब पत्थर को छोड़ा जाता है तो पत्थर नीचे आता है, पानी की सतह से टकराता है, फिर वहां से ध्वनि निकलती है, आपके कानों तक पहुंचती है। तो एक पत्थर को डाल करके और आप समय नोट करके पता कर सकते हैं कि कुएं की गहराई कितनी है। तो इन सब के लिए आप लोगों ने गति का पहला समीकरण जो है, गति के जो नियम है, रेखीय गति के जो समीकरण है उनका उपयोग किया था। उसी तरीके से हम घूर्णन गति के समीकरणों का उपयोग करेंगे। तो दो टॉपिक हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। एक हमारा कोणीय वेग हो गया, एक हमारा कोणीय विस्थापन हो गया। जब दो चीजें आप लोगों की क्लियर हो गई तो अगले टॉपिक में आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। फटाफट हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। और तीसरा टॉपिक हमारा बन जाता है कोणीय त्वरण। क्या हो जाएगा? कोणीय त्वरण। बेसिक चीजें हैं, इनको आप आज क्लियर कर लें। जैसे ही क्लास कंप्लीट होगी आपको नोट्स की पीडीएफ है वो भेज दी जाएगी, उनको आप पढ़ करके अपने नोट्स लिख लें, सवाल भी करें। धीरे धीरे आप लोगों को कुछ सवाल भी भेजे जाएंगे, उन सवालों को भी आप सोल्व करें। जिस सवाल में दिक्कत आएगी उसको अपन क्लास में क्लियर करेंगे। कोणीय त्वरण को अपन रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। कोणीय त्वरण का सिंबल क्या होता है? अल्फा। फॉर्मूला क्या होगा? वही आपका फॉर्मूला जो रेखीय वेग का होता है। तो कोणीय वेग में परिवर्तन की दर, कोणीय वेग में परिवर्तन की दर जो होती है वो आपका कोणीय त्वरण कहलाता है। अल्फा से लिखते हैं डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, इसका सिंबल होता है। मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक क्या होगा? रेडियन
अपॉन समय हो जाएगा आपका सेकंड का स्क्वायर, क्योंकि वेग का मात्रक रेडियन अपॉन सेकंड था, बटा में 1 सेकंड और लग जाएगा। विमा की यदि हम बात करें तो विमा m0 L0 t की पावर -2 हो जाएगी। बात करते हैं हम इसकी दिशा की, तो कोणीय त्वरण जो है वो एक सदिश राशि होती है और इसकी जो दिशा होती है वो आपकी अगेन कोणीय वेग की दिशा के समान रहती है, और कोणीय वेग की दिशा हम राइट हैंड रूल से निकालते हैं, जो कि आपने कक्षा 12 में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। तो वेग में परिवर्तन की दर का टॉपिक लगेगा तो आपके पास त्वरण आएगा, और त्वरण को किससे लिखेंगे? अल्फा से। यही अल्फा रेखीय गति में ए का काम करता है, तो ए की जगह हमारे पास अल्फा टी आ जाएगा। यहाँ पे अल्फा ए टी स्क्वायर था तो अल्फा टी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे ए है तो इसकी जगह अल्फा हो जाएगा। ये आपके पास गति के 3 समीकरण आ जाते हैं। कौन सी गति के? घूर्णन गति के। अब मैं कहना चाहूंगा कि ये आपको याद नहीं करने हैं। ऐसा क्यों सर? याद नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा? याद करने के लिए तो हम पढ़ रहे हैं। पढ़ने का बात ऐसा है कि ये जो गति के समीकरण आप लोगों ने पढ़े हैं, इन्हीं समीकरणों के अंदर इनका परिवर्तन कर देना है, इनका चेंजेस कर देना है। क्लियर है? तो ये हमारे कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग और कोणीय त्वरण का टॉपिक हो जाता है। चलिए, अब आज के सेशन में 3 चीजें हमने पढ़ी हैं, कोणीय वेग, कोणीय विस्थापन और कोणीय त्वरण। घूर्णन गति के बारे में हमने पढ़ा है। कल की क्लास में अपन बात करेंगे द्रव्यमान केंद्र के बारे में। आप लोगों ने कक्षा 11 में द्रव्यमान केंद्र पढ़ा होगा। कुछ इसके न्यूमेरिकल्स जो हैं घूर्णन गति के, वो मैं आप लोगों को भेज दूंगा। उन सवालों को आप लोग एक बार सोल्व करने का प्रयास करें, बाकी कल अपन उन सवालों की चर्चा करेंगे। आज की क्लास आपको कैसी लगी, एक बार आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आज की क्लास के संबंध में कोई भी सजेशन आपको लगता है, सुझाव यदि लगता है, तो वो आप हमें अभी बता सकते हैं, या फिर अपना जो व्हाट्सअप नंबर है, ग्रुप में आप लोगों को कोई मैसेज नहीं करना है। आई थिंक उसमें सेटिंग एडमिन की कर रखी होगी। तो कोई भी सजेशन यदि आपको लगता है तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर के ऊपर सुझाव दे सकते हैं। प्रश्न, पाठ्य सामग्री जितनी भी है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर उपलब्ध करवा दी जाएगी। चलिए, सुरेश जाट पूछ रहे हैं कि सर पेपर में न्यूमेरिकल आएंगे। बेटा बात यह है कि पेपर के माँ फिजिक्स का लगभग 33 या 35 प्रश्न आवे, 33 और 35 में 25 प्रश्न न्यूमेरिकल आवे। इसीलिए तो कहते हैं, कल से बहुत दिन से, मतलब कल से 2 दिन से बच्चे पूछ रहे हैं कि सर फिजिक्स का सिलेबस कितने समय में पूरा करवा दोगे। भाई साहब, फिजिक्स का सिलेबस करवाने में तो 10 टॉपिक है, 10 दिन में पढ़ दें, लेकिन सिलेबस करवाना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि आप फिजिक्स को कुछ इस तरह से पढ़ें, भगवान करे कि आपका लैब असिस्टेंट के अंदर सिलेक्शन हो जाए, लेकिन फिर भी हमें मेंटली रूप से इस बात के लिए भी तैयार रहना है कि बाई चांस ना भी हो तो ये जो पढ़ाई आप लोगों ने करी है, ये जो फंडामेंटल बेसिक चीज़ें आप लोगों ने सीखी हैं, ये चीज़ें हमेशा आपके जीवन में आपको याद रहनी चाहिए। क्योंकि आप में से बहुत सारे जो लोग हैं वो कुछ समय बाद में हमारी तरह फिजिक्स के लेक्चर बन के आएंगे। दैट टाइम आपको हमारी जो क्लासें हैं वो याद रहनी चाहिए। आने वाली जनरेशन को आपको ये सारी चीज़ें हैं वो प्रोवाइड करवानी है। ठीक है? ओके, तो आई थिंक आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इसके कुछ क्वेश्चन हैं वो मैं आप लोगों को व्हाट्सएप के ऊपर भेज दूंगा, आप उनको सॉल्व करने का प्रयास करें। बाकी कल की क्लास में अपन इन टॉपिक्स के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं तैयार करके लेके आऊँगा, उनको अपन सॉल्व करते हैं। पहले मैं वो न्यूमेरिकल आप लोगों को व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, उनको आपको सॉल्व करना है, प्रयास करना है। दिक्कत आएगी तो कल की क्लास में उनको सॉल्व करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले फिजिक्स का सिलेबस हो जाए, उसके बाद में हम जीके की, बायोलॉजी की सब क्लासेस अरेंज करेंगे, प्रयास करेंगे। पहले फिजिक्स तो पूरा कंप्लीट कर लें। ठीक है? चलिए, आज के सेशन में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जीके की भी तैयारी करेंगे, अभी चिंता ना करो, अभी थोड़ा समय है हमारे पास। पहले फिजिक्स देखो, जीके जो है वो बहुत जल्दी तैयार किया जा सकता है, केवल पढ़ना है, याद करना है, उसमें समझने वाली कोई विशेष बातें नहीं है। फिजिक्स को आप तैयार कर लो, उसके बाद में अपन आगे की क्लासों को देखेंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें, जितना पढ़ें
अब मेरे को कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम लोगों ने ठोकरें खा ली हैं, 12th पास आउट तुमने कर लिया है, तुम्हें समय का अहमियत, समय का जो महत्व है वो पता चल गया होगा कि किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए, जीवन में हमें क्या क्या करना है। और लेब असिस्टेंट का एग्जाम है वो आप लोगों के लिए सुनहरा अवसर है, क्योंकि जैसे ही आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं आपको अपने परिवार को संभालने के लिए आर्थिक सपोर्ट मिल जाएगा और आपको आगे जीवन में पढ़ने के लिए काफ़ी समय भी मिल जाएगा। तो ये जो अवसर है वो आपके हाथ से जाना नहीं चाहिए। साथ में यदि आप कॉलेज की डिग्री कर रहे हैं तो उसको भी आपको कंटिन्यू करना है, क्योंकि कॉलेज की डिग्री वगैरह है वो तो परीक्षा के साथ साथ जब परीक्षा का समय नज़दीक आएगा तब आप लोग कर लेंगे। चलिए आज की क्लास में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, गुड नाइट। अभी तक यदि आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही रखा होगा, कहने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए ओके, गुड नाइट।